नेपाल में येती एयरलाइंस विमान हादसे में अब तक 40 से अधिक शव निकाले गए। मृतकों में 5 भारतीय भी शामिल। भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए जारी की हेल्पलाइन। नेपाल की कैबिनेट की काठमांडू हवाई अड्डे पर आपात बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने कहा, वंदे भारत ट्रेन नए भारत के संकल्प और सामर्थ्य का प्रतीक। 8वीं वंदे भारत आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ेगी। पांच जनवरी की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राष्ट्रवाद की अलख जगाने में 5 जनवरी की रही विशेष भूमिका। दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी के योगदान को किया याद। 75वें सेना दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में परेड का आयोजन। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। समारोह में सेना प्रमुख ने बहादुरी और बलिदान के लिए जवानों को शौर्य पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने सेना दिवस पर जवानों को दी शुभकामनाएं। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मैच तिरुवनंतपुरम में जारी। भारत ने पहले बल्लेबाजी का किया चुनाव। सलामी बल्लेबाजों की ठोस शुरुआत। टीम में सूर्य कुमार यादव और वाशिंगटन सुंदर शामिल। हॉकी विश्व कप में आज पूल डी में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। भारत ने शुरुआती मैच में शुक्रवार को शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए स्पेन को 2-0 से दी थी मात। देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। मकर संक्रांति के मौके पर लोग नदियों में कर रहे हैं स्नान। तमिलनाडु में आज से पोंगल की धूम। असम में भी मनाया जा रहा है 3 दिवसीय माघ बिहू। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह एक यात्री विमान भीषण रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा नेपाल के पोखरा रनवे पर हुआ। इस हादसे में करीब 40 यात्रियों की मौत हो गई है, जिसमें 5 भारतीय यात्री शामिल हैं। येती एयरलाइंस के इस विमान में 68 यात्री और संचालक दल के 4 सदस्य सवार थे। विमान में 12 विदेशी यात्री भी थे, जिनमें 5 भारतीय शामिल हैं। विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। यह विमान पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले पास की एक पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान में आग लग गई। विमान का कुछ हिस्सा नदी में गिरा है। वहीं पोखरा एयरपोर्ट पर राहत और बचाव कार्य जारी है। काठमांडू से पोखरा जा रहे येती एयरलाइंस के ANC ATR 72 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहीं उन्होंने अधिकारियों के साथ घटना की समीक्षा बैठक की। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेपाल में विमान हादसे पर दुख जताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि नेपाल में एक दुखद विमान हादसे में जनहानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त विमान में सवार यात्रियों के विषय में जानकारी के लिए भारतीय दूतावास ने विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये दूतावास की जो हेल्पलाइंस हैं उन पर संपर्क किया जा सकता है। ये नंबर है 977-985-1107-021 और दूसरा नंबर है 977-985-60-37-699। ये नंबर दूतावास द्वारा जारी किए गए हैं और इन पर संपर्क किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा झंडे दिखाकर रवाना किया। 2 तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसे मिलाकर अब तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक बताया। कनेक्टिविटी का स्पीड से और इन दोनों का सबका विकास से सीधा संबंध है। कनेक्टिविटी अपने साथ
विकास की संभावनाओं का विस्तार करती है। जहां जहां गति है वहां प्रगति है, और जब प्रगति होती है तो समृद्धि तय है। ये पोंगल के शुभ अवसर पर 2 तेलुगु भाषी राज्यों को प्रधानमंत्री मोदी का खास तोहफा है। पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना की गई ये ट्रेन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली ये ट्रेन रेलवे का कायाकल्प करने के पीएम के विजन और सुविधाजनक और तेज रफ्तार यात्रा सुनिश्चित करने की रेलवे की प्रतिबद्धता का जीता जागता सबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये ट्रेन नए भारत की आकांक्षा और सोच की प्रतीक है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है, उत्तम चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आज शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय किया करेगी और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, राजमुंद्री और विजयवाड़ा, जबकि तेलंगाना में खम्मम, वारंगल और सिकंदराबाद स्टेशनों पर रुकेगी। देश में अब तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस की पहल कामयाब रही है। बीते कुछ ही वर्षों में 7 वंदे भारत ट्रेनों ने कुल मिलाकर 23 लाख किलोमीटर का सफर पूरा किया है। ये पृथ्वी के 58 चक्कर लगाने के बराबर है। इन ट्रेनों से अब तक 40 लाख से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पिछले 8 वर्षों के दौरान रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए हुए कामों को गिनाया। उन्होंने आंकड़े देकर बताया कि आज इस काम में कई गुना तेजी आ चुकी है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार द्वारा रेल का कायाकल्प करने वाले कदमों का भी उल्लेख किया। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विस्टा डोम कोच है, हेरिटेज ट्रेन है, किसानों की उपज को दूर सुदूर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई, माल गाड़ियों के लिए स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से आम लोगों और यात्रियों में जबरदस्त खुशी और उत्साह है। इस ट्रेन से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आम लोगों और व्यापारियों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये ट्रेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खास बात इस ट्रेन की है जो स्पीड को लेकर है, जो हम सभी को जर्नी को काफ़ी आसान बना रहा है। बिल्कुल फ्लाइट वाला फील है, साथ में आपका व्यू भी बहुत बढ़िया है, आप आराम से देख पा रहे हैं, आपको कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है और कंफर्ट सीट भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। नए फीचर्स के साथ, नए फ्लेवर के साथ वंदे भारत ट्रेन जो है वो बिल्कुल मुसाफिरों को गंतव्य तक ले जाने की कोशिश कर रहा है और जो मुसाफिर हैं वो गदगद हैं, रोमांचित हैं और जो भारतीय रेल का जो फिल्मों में जो क्रेज है उसकी सीटी और छुक छुक की आवाज़, अब ये साउंडलेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन मुसाफिरों को आकर्षित कर रहा है, खूब लुभा रहा है। विशाल देश की रंग बिरंगी संस्कृति को जोड़ने वाली भारतीय रेल ने पिछले कई वर्षों में ऐतिहासिक प्रगति की है। वंदे भारत एक्सप्रेस उसी की बानगी है। वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से भारत में निर्मित और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस एक्सप्रेस में स्वदेश में ही निर्मित कवच सुविधा भी है जो रेलगाड़ियों को टकराने से बचाती है।
सिकंदराबाद में राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको सीधे चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोपहर 2 बजे तक राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, इनकी बैठक होगी। वो यहीं पर भाजपा मुख्यालय में होगी और शाम को 4 बजे से कल 16 जनवरी 2023 एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में बैठक शुरू होगी और 17 जनवरी शाम को 4 बजे तक संपन्न होगी। इस बैठक में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, 37 प्रदेशों के अध्यक्ष, 27 संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, 19 पूर्व मुख्यमंत्री, 12 पूर्व उप मुख्यमंत्री, 17 नेता प्रतिपक्ष या लीडर ऑफ द फ्लोर, लोकसभा और राज्यसभा के चीफ व्हिप, ऐसे 168 और 182 एडिशनल सदस्य, ऐसे 350 कार्यकर्ता इसमें अपेक्षित है। इस बैठक में अलग अलग विषयों के साथ शुरू में एक भव्य प्रदर्शनी इस कार्यकारिणी के स्थल पर उसका निर्माण होगा और सभी देश भर से आए हुए प्रतिनिधि उसका जरूर देखे, समझे, क्योंकि उसके कई विषय ऐसे हैं कि जो आगे चलकर अपने अपने प्रदेशों में ले जाने हैं। अलग अलग जो कक्ष उसमें बनाया है, उसमें एक तो सबसे बड़ा ये होगा कि सेवा, संगठन और समर्पण, ऐसा एक विषय उसमें लिया गया है। उसमें रक्तदान होगा, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था हमने की है वो होगी, सामाजिक न्याय का संकल्प किया है, या फिर पर्यावरण के रक्षण के बारे में है, स्वच्छ भारत के कुछ है, या फिर तिरंगा अभियान जो हमने किया वो विषय उसमें लिया है। दूसरा विषय लिया है वाले जो थीम 2 हमने कही है, उसमें विश्व गुरु भारत, इसमें योग की महिमा किस प्रकार यूनेस्को ने इसको स्वीकार करने के बाद, फिर यूक्रेन और इस समय जो युद्ध हुआ रशिया का, उस समय किस प्रकार ऑपरेशन अपना गंगा चला और कई विदेशी बच्चों ने तिरंगा का सहारा लेकर अपना भी बचाव किया। वैश्विक संकट में मददगार कोविड के समय अपना देश कैसा रहा, G20 को लेकर जो चर्चा चल रही है वो प्रेस्टिजियस G20, फिर लीडर इन स्पेस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सुपर पावर, हम 5वें नंबर पे जो आ गए हैं, उसको लेकर विषय इस प्रदर्शनी में दिखाए जाएंगे। सुशासन सर्वप्रथम ऐसा एक तीसरी थीम ली है, गवर्नेंस फर्स्ट, जिसे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन नॉर्थ ईस्ट, इसके बारे में आग्रह है। क्लीनलीनेस ड्राइव एनहांसिंग गवर्नेंस, इसका भी उसमें हमने जिक्र किया है। रिड्यूसिंग कंप्लायंसेस, इंप्रूविंग गवर्नेंस, लाइसेंस राज कितना कम कर सकते हैं, उसको लेकर क्या क्या हुआ है उसके बारे में जानकारी है। जैसे भारत 143 से दुनिया के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बाकी इसमें 63rd पोजीशन पे पहुंचा है। विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर, उसमें क्या क्या
बातें हो रही है, आतंकवादी घटनाएं कैसे कमी हुई है उसकी जानकारी होगी। पैनल 5 में हमारी मुस्लिम बहनों को लेकर जो विषय हुए उस पर क्या फीडबैक क्या है, और एक वंचितों का सशक्तिकरण इसको लेकर किस प्रकार प्रयास सरकार की ओर से हो रहे हैं उसकी भी जानकारी दी जाएगी। अगले थीम में समावेशी और सशक्त भारत, उसमें सुगम्य भारत है, फिर हेल्दी एंड हैप्पी इंडिया को लेकर अलग अलग योजनाओं में कैसा PMJ में क्या हुआ, कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर जो बातें हुई है उसके बारे में जानकारी है। ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा जो बातें हुई है, पिछड़े वर्गों के सपने साकार करने के लिए जो बातें की गई और जनजातीय समाज का उत्थान, इसको लेकर भी इस प्रदर्शनी में चर्चा रहेगी। संस्कृति के संवाहक, फिर महाकाल में जो एक अलग प्रकार का भी लोगों को बदलाव दिख रहा है उसको लेके होगा। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य जी का अनवीलिंग जो किया गया उसकी जानकारी है। कंजर्विंग द एज ओल्ड डिवाइन आइकॉन्स, काशी में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अमृतकाल, अलौकिक राम मंदिर का निर्माण, विश्व भर में सनातन का सूर्योदय, ऐसे लेके श्रीनाथ जी मंदिर का जीर्णोद्धार होगा मनामा में या कंबोडिया में, अंकोर वाट मंदिर का जीर्णोद्धार, अगर ऐसी सब बातों को लेकर भी उसमें जिक्र किया जाएगा। और छठवीं थीम हमने लिया कि जहां हम विपक्ष में हैं और वहां जहां संघर्ष आंदोलन बड़ी मात्रा में जनता के हित को लेकर हो रहे हैं उसके भी इस प्रदर्शनी में डिस्प्ले किया जाएगा, जानकारी उसमें रहेगी। इस बैठक में प्रायः देश में जो अहम मुद्दे हैं उनकी चर्चा अलग अलग प्रस्तावों के द्वारा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव होता है, आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव होता है। पिछले दिनों में जो चुनाव हुए उसको लेकर चर्चा करते हुए आने वाले दिनों में जहां चुनाव होने हैं उसकी पूर्व तैयारी की भी चर्चा स्वाभाविकता की जाएगी। फिर लोकसभा प्रवास योजना हो, बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम हो, ऐसे अलग अलग जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर भी इस 2 दिवसीय बैठक में चर्चा होगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन ये इस बैठक में होगा। मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद इस प्रकार की एक बैठक दिल्ली में हो रही है और उसका एक अपने आप में एक अलग महत्व है, और ऐसे समय में हो रही है जहाँ काफ़ी सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी क्या राय रखती है, क्या रोक लेती है, इस पर लोगों की भी उत्सुकता है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि एक बैठक जो महत्वपूर्ण समय में सही मायने में आगे की दिशा तय करने वाली बैठक हम सबके लिए रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद तावड़े जी। इस बैठक को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एक मिनट, शैलेंद्र जी। पीएम का संबोधन होगा, अध्यक्ष जी का भी संबोधन होगा। सामान्य तौर पर जो होता है समापन संबोधन मोदी जी का होगा दूसरे दिन बैठक में। कुल 6 प्रस्ताव आएंगे, कुल 6 थीम होगी और 2 प्रस्ताव आएंगे। नहीं, 6 थीम जो मैंने कही वो प्रदर्शनी है, वो बैठक के विषय नहीं है। जो अलग अलग विषयों पर प्रस्ताव होते हैं उसमें संभवतः हर बार हम राजनीतिक प्रस्ताव करते हैं, आर्थिक करते हैं, सामाजिक करते हैं, इसमें सभी विषयों का समापन होता है। प्लस संगठनात्मक और राजनीतिक आने वाले जो बातें हैं उसकी चर्चा होती है। वो प्रस्ताव के रूप में नहीं होती है, वो अलग एक चर्चा के रूप में हम करते हैं। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जहां पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने जानकारी दी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में। बैठक में पीएम मोदी सहित 35 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रदेशाध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भव्य प्रदर्शनी भी इसमें लगाई जाएगी, जिसमें अलग अलग थीम होंगी, जिसमें एक थीम है समावेशी सशक्त भारत, दूसरी है विश्व गुरु भारत। तो तमाम
जो विषय हैं इस प्रदर्शनी में भी शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर बैठक की बात करें तो सेवा संगठन समर्पण इस थीम को लेकर ये बैठक की जाएगी। इसमें तिरंगा अभियान, विश्व गुरु भारत और इसके अलावा विभिन्न जो विषय हैं, जिस तरह से वैश्विक परिदृश्य पर भारत की भूमिका, G20 पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में जो भारत के बढ़ते कदम हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी, जो स्थान भारत ने हासिल किया है। और इसके साथ ही किस तरह से विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है, वंचितों का सशक्तिकरण किस तरह से हुआ है, जनजातीय समाज के लिए किस तरह से उनके उत्थान के लिए जो काम किया गया है उसमें और क्या किया जाने की ज़रूरत है, किस तरह से उनका उत्थान हुआ है, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सुगम्य भारत, हेल्दी इंडिया और जो संस्कृति की जानकारी है वो प्रमुख विषय रहेंगे। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, सनातन का सूर्योदय और जहाँ जहाँ विपक्ष में बीजेपी है वहाँ पर जो जनता का संघर्ष है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक और इसके बारे में विस्तार से जानकारी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। आगे बढ़ते हैं। वीरता, अदम्य साहस और शौर्य की प्रतीक भारतीय सेना आज अपना 75वां सेना दिवस मना रही है। सेना दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में परेड का आयोजन किया गया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की 8 मार्चिंग टुकड़ियों का निरीक्षण किया। इन टुकड़ियों में घुड़सवारों की भी टुकड़ी शामिल हुई। इस मौके पर ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास्ट किया। थल सेना प्रमुख ने बहादुरी और बलिदान के लिए सेना के जवानों को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम बरकरार है और संघर्ष विराम के उल्लंघन में भी कटौती हुई है। पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर बरकरार है और सीज फायर वायलेशंस में बड़ी मात्रा में कटौती हुई है। कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने अपने आप को विजिबिलिटी देने के लिए टारगेटेड किलिंग्स की नई टेक्निक अपनाई है। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इन प्रयासों को विफल करने पर संकल्पित है। साथ ही हमारा प्रयास सद्भावना योजनाओं पर भी है, जिसके माध्यम से स्थानीय आबादी को मुख्य धारा में हम ले आ सके। थल सेना प्रमुख ने उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति को सामान्य बताते हुए कहा कि LAC पर मजबूत डिफेंस बरकरार रखते हुए हम किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए तैयार हैं। उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही है और स्थापित प्रोटोकॉल्स और मौजूदा मैकेनिज्म के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना दिवस के अवसर पर जवानों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा कि सेना दिवस पर आइए याद करें भारतीय सेना के जवानों के बलिदान की अनगिनत कहानियां। सैनिकों ने सीमाओं पर अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। सैनिकों ने आपदाओं के समय रक्षक के रूप में काम किया है। मैं इस अवसर पर भारतीय सेना के सभी वीर जवानों और उनके परिवारों को नमन करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर सेना के सभी कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करने के वर्चुअल कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने देश के लिए सेना के योगदान को सराहा। आज सेना दिवस भी है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है। मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं और ये भी कहा कि हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है।
इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।